हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रीति घटाल और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास के पार्ट फर्स्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वह रहेगा उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुड़िंद। जो कुड़िंद थे वह उत्तराखंड में राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कुड़िंदों के कितने अभिलेख मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। जो कुड़िंद है उनके 5 शिलालेख अभिलेख मिले हैं, जिनमें है भरहुत अभिलेख के 4 और मथुरा अभिलेख के 1 अभिलेख मिले हैं। भरहुत के 4, भरहुत अभिलेख के हमें 4 मिल रखे हैं और मथुरा से हमें मिल रहे हैं जो वह 1 अभिलेख मिल रहे हैं। तो टोटल हो जाएंगे हमारे 5 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, महाभारत के वन पर्व में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विज। ऑप्शन नंबर ए द्विज। और कहीं कहीं आपको इसको श्रेष्ठ द्विज भी दिखा जाएगा, श्रेष्ठ द्विज। तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन में ये भी आएगा। तो महाभारत में वन पर्व में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है। और अगर यहीं पर को कुड़िंदों की राजधानी की बात करें तो इनकी जो सर्वप्रथम इनकी राजधानी बनी थी वह बनी थी श्रीनगर, जिसको सुबाहुपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुबाहुपुर। और दूसरी बनी थी उसके बाद कालकूट के बाद बनी थी सूदनगर के बाद बनी थी बेहट। तो इनकी जो सबसे पहले राजधानी बनी थी वह बनी थी श्रीनगर, जिसको सुबाहु भी कहा जाता है। उसके बाद कालकूट, उसके बाद सूदनगर, और सूदनगर को शत्रुघ्न नगर भी कहा जाता है। और जो इनकी लास्ट में राजधानी बनी थी वह बनी थी बेहट। और अगर यहीं पर को कुड़िंदों की मुद्राओं की बात की जाए तो इनकी मुद्राओं को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें एक है प्रारंभिक प्रकार की मुद्रा और दूसरी है जो वह है परिवर्ती कुड़िंद मुद्राएं। और जो परिवर्ती कुड़िंद मुद्राएं हैं इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें है पहला अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, और दूसरी है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, और तीसरी है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। यह मैं दोबारा बता देती हूँ। इनकी जो मुद्राएं हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, 2 भाग में, जिनमें पहला है प्रारंभिक प्रकार की मुद्रा, और जो दूसरी है हमारी वह रहेगी परिवर्ती प्रकार की मुद्रा। और जो परिवर्ती प्रकार की मुद्रा है इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। आप इन सब पॉइंट को नोट करते रहिएगा। अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, और दूसरी रह जाएगी हमारी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, और तीसरी है हमारी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, छत्रेश्वर। और अगर यहीं पर को इनकी लिपि की बात की जाए, इन मुद्राओं की लिपि की, तो इसमें जो हमारी लिपि रहेगी वह रहेगी ब्राह्मी प्लस खरोष्टी। तो इसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, खरोष्टी। और जो ये मुद्राएं होती थी वह द्विधात्विक थी। कहने का मतलब यह है कि ये 2 धातु से बनी रहती थी, जो थी तांबा और चांदी इनकी बनी रहती थी। तो ये थी इनकी मुद्राओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और फ्रेंड्स, इसमें जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, इसमें हमें 8 राजाओं के बारे में बताया गया है। कितने राजाओं के बारे में बताया गया है? 8 राजाओं के बारे में बताया गया है, जिनमें है, इन राजाओं के नाम आप नोट कर लीजिए क्योंकि पेपर में ये पूछा गया है। इनमें है हमारा सबसे पहले शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मगभूत, शिवरक्षित, गौमित्र, आसेक और विजय भूति। तो इन राजाओं के नाम आप नोट कर लीजिए। दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। इसमें है शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मगभूत, शिवरक्षित, गौमित्र,
आसिक और विजयभूति। इन 8 राजाओं के बारे में अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में इनका बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख हमें स्कंद पुराण में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए मानसखंड और गढ़वाल के लिए केदारखंड नाम प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तपोवन में की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में तपोवन में तपस्या की थी। छठा क्वेश्चन है हमारा, वाणासुर की राजधानी कहाँ थी? तो वाणासुर की राजधानी थी जो वह थी ज्योतिषपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किनके समय में हुआ था? तो उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था यह खसों के टाइम पे हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किनके निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाखामंडल से प्राप्त होता है। जो लाखामंडल शिलालेख है यहाँ से हमें पता चलता है कि यमुना प्रदेश में ही कालसी के आसपास सिंहपुर में यादवों की एक शाखा शासक कर रही थी। यादवों की एक शाखा शासक कर रही थी और इनकी अगर भाषा की बात की जाए तो वह संस्कृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। लिपि हमारी रह जाएगी ब्राह्मी और भाषा की बात की जाए तो भाषा हो जाएगी संस्कृत। भाषा हो जाएगी संस्कृत। और लाखामंडल से ही हमें यहाँ पर को छांगलिक वंश के बारे में पता चलता है कि 5वीं सदी के आसपास जो छांगलिक वंश था वह भी यहाँ शासन कर रही थी। इसके बारे में भी हमें लाखामंडल से ही प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस लेख से यह पुष्टि होती है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालसी। कालसी से हमें यह पता चलता है कि जो कुड़िंद लोग थे यह मौर्यों के अधीन हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, लाखों गुफा की खोज एमपी जोशी द्वारा कब की गई थी? तो लाखों गुफा की खोज एमपी जोशी द्वारा 1968 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करते हैं लाखों गुफा की। तो जो लाखों गुफा है इसके आकार की बात की जाए तो यह नागफनी के आकार का है। नागफनी के आकार का है इसके आकार की बात की जाए। और इसकी खोज एमपी जोशी ने की थी और एमपी जोशी का पूरा नाम है महेश्वर प्रसाद जोशी। यहाँ की विशेषता की बात की जाए तो यहाँ 7 नर्तकी का चित्र मिला है। 7 नर्तकी का चित्र मिला है यानी कि डांस करने वाले 7 नर्तकी का चित्र मिला है। और यहाँ 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते दिखाया गया है। कितने मनुष्य को? 6 मनुष्यों को। 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। इसमें जो पशु है उसमें हमें शिकारी सूंगर का चित्र, लोमड़ी और एक कुत्ते जैसी आकृति मिलती है। शिकारी सूअर का चित्र, लोमड़ी और एक कुत्ते जैसी आकृति है। और यहाँ पर को लहरदार रेखाएं प्राप्त होती है। लाखों उड्यार से लहरदार रेखाएं मिली है। और लाखों उड्यार को शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहा गया है। क्या कहा गया है? शैल चित्रों का संग्रहालय कहा गया है। और जो उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की पहली खोज लाखों उड्यार को ही मानी जाती है। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की पहली खोज लाखों उड्यार को ही मानी गई है। तो इतने पॉइंट हैं लाखों उड्यार से जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, नीले रंग का प्रयोग कहाँ के चित्रों में किया गया है? तो नीले रंग का जो प्रयोग किया गया है वह हुडली के चित्रों में किया गया है। और जो हुडली क्षेत्र है यह उत्तरकाशी जनपद में पड़ती है। और फ्रेंड्स जो हुडली है यहाँ से शंख लिपि का काले रंग का एक शिलालेख मिला है। शंख लिपि अगर इसमें लिपि पूछा जाएगा तो इसकी लिपि हो जाएगी शंख लिपि। शंख लिपि का
काले रंग का शिलालेख मिला है, काले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली है? तो योग और नृत्य मुद्रा वाली जो हमें आकृति है यह फलसीमा से मिली है। फलसीमा अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। फलसीमा अल्मोड़ा से योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ मिली है। और बात करें पेड़शाला की, तो जो पेड़शाला है इसकी खोज की थी 1989 में यशोधर मठपाल ने। यशोधर मठपाल ने 1989 में इसकी खोज की थी। और इनकी विशेषता की बात की जाए तो यहाँ से नृत्य करते हुए मानव मिले हैं और मुखौटा पहने आदमी के चित्र मिले हैं। नृत्य करते मानव और मुखौटा पहने आदमी के चित्र मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कप मार्क्स और सभागार कहाँ से मिले हैं? तो कप मार्क्स और सभागार हमें मिले हैं ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा घाटी से मिले हैं। और फ्रेंड्स, जो हमारा कप मार्क्स होता है इसे क्यू पुले भी कहा जाता है, क्यू पुले। और क्यू पुले इसे ओखली भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पत्थरों में गड्ढे बना दिए जाते हैं और इसे स्थानीय भाषा में ओखली भी कहा जाता है। ओखली आपने देखा ही होगा गांव घरों में। तो जो कप मार्क्स और सभागार है ये हमें रामगंगा घाटी से मिले हैं। और इसकी खोज की बात की जाए, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी 1856 में W.G. हेनवुड ने। W.G. हेनवुड ने। W.G. हेनवुड ने इसकी खोज की थी। और जो W.J. हेनवुड है इन्हें पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। और ऐसे ही 12 कप मार्क्स की खोज, 12 कप मार्क्स, इसकी खोज देवीधुरा में 1877 में रिबेट कॉर्नेट ने की है। 12 कप मार्क्स की खोज की थी, कहाँ से की थी? देवीधुरा, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देवीधुरा में 1877 का टाइम था और इसकी खोज जो की थी वो की थी रिबेट कॉर्नेट ने। रिबेट कॉर्नेक। तो ये था हमारे कप मार्क्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, किमनी गांव के हथियार एवं पशुओं के चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो किमनी गांव है जो सबसे पहले यह चमोली जनपद में है। और यहाँ पर से जो हमें जहाँ पर को हमें पशुओं के चित्र थे यह हमें सफ़ेद रंग के मिले थे, हल्के सफ़ेद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पर को हथियार एवं पशुओं के चित्र मिले हैं, हथियार एवं पशुओं के चित्र। और ये किमनी गांव कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा शोध कब किया गया था? तो मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा शोध 2001 में किया गया था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर को विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पर को मानव कंकाल के साथ 5.2 kg सोने का मुखौटा मिला है। मानव कंकाल के साथ साथ 5.2 kg सोने का मुखौटा मलारी गांव से ही मिला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन है हमारा, 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलारी। बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कुमाऊं के राजपूतों के प्रवेश से पहले किनका प्रभुत्व था? तो राजपूतों से पहले खसों का प्रभुत्व था। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल में उत्तराखंड की आदिम जनजाति की वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिए। वहाँ मैंने खसों के बारे में, किरातों और इन सब के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से हमारा, काशी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर के जो निवासी थे उनके लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में किसका राज था? तो इसमें था यादवों का निवास था, वो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर को हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, काशी अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट द्वारा कब की गई थी? तो काशी अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट के द्वारा 1860 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
और यहाँ से हमें दीर्घ शिलालेख मिला है, दीर्घ शिलालेख मिला है जिसमें 14 लेख लिखे हैं, 14 लेख लिखे हैं और इसे दीर्घ शिलालेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, देवलगढ़ तथा कूलसारी से कौन से लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ति पीठिका लेख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्ति पीठिका लेख मिले हमें देवलगढ़ और कूलसारी गांव से। 23 क्वेश्चन है हमारा, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन 2 राजाओं के लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपति नाग और अशोक चल्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख है उसमें हमें 1191 का अशोक चल्ल का लेख मिला है। इसमें हमें इससे ये जानकारी मिलती है कि कुमाऊं पर अशोक चल्ल ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1191 में किया था। और जो अशोक चल्ल था यह डोटी का शासक था। अशोक चल्ल डोटी का शासक था और इसने सहणपाल और पुरुषोत्तम के बोध गया शिलालेख में खस देश का राजाधिकार कहा गया है। ठीक है। और जो अशोक चल्ल है इसे सहणपाल व पुरुषोत्तम के बोध गया शिलालेख में खस देश का राजाधिराज कहा गया है। सहणपाल और पुरुषोत्तम के बोध गया शिलालेख में कहा गया है, क्या कहा गया है? राजाधिराज कहा गया है। और जो फ्रेंड्स अशोक चल्ल था यह बैरात कुल से संबंधित था। कौन सा कुल था? बैरात कुल से संबंधित था। और इसी में जो ये क्रांचल द्वीप है, क्रांचल द्वीप, इसका 1223 का ताम्रपत्र बालेश्वर मंदिर से मिला है। 1223 का बालेश्वर मंदिर से मिला है और अशोक चल्ल का मिला है हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना क्योंकि इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमें जो क्रांचल देव का है वह बालेश्वर से मिला है और अशोक चल्ल का मिला है हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। और जो क्रांचल का 1223 का हमें ताम्रपत्र बालेश्वर मंदिर से मिला है। इसमें इस लेख में जो यहाँ पर को 10 मांडलिक राजाओं के नाम मिले हैं। यहाँ से 10 मांडलिक राजाओं के नाम मिले हैं, 10 मांडलिक राजा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, मोरध्वज स्तूप से किस सदी का मुद्रालेख मिला है? तो मोरध्वज से हमें 3री सदी का यानी तृतीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, का मुद्रालेख मिला है। 26 क्वेश्चन है हमारा, पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1 और चंपावत से 1 ताम्रपत्र ताम्रलेख किन राजाओं के मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्तिकीपुर राजवंश का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, शीतनुष्य पट्टी कहाँ स्थित है? जहाँ सीता माता पृथ्वी में समाई थी। तो यह देवप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ किसके वंशज आज भी कुमाऊं की अस्कोट और डीडीहाट में निवास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किरात जो है यह कुमाऊं के अस्कोट और डीडीहाट में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो कार्तिकीपुर राजवंश है इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यह थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें।